प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS 2023 की प्रमुख धाराओं को बताऊंगा कि किस धारा में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि APO और AIB ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इसमें BNSS से सीधे सीधे धाराएं पूछ ली जाती हैं। तो जो अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं आज उन पर मैं चर्चा करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका संख्यांक 46 है और राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमति दी गई 12 दिसंबर 2023 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू है और इसमें कुल अध्याय 39 यानी 39 है। इसमें कुल धाराएं 531 और अनुसूचियां 2 हैं। तो एक एक कर अब हम लोग कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि पहले इसके जो CRPC लागू था, दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें कौन सी धाराएं थीं जो अब BNS में कौन सी धाराएं हो गई हैं। तो एक एक कर कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। परिभाषाएं BNSS की धारा 2 में दी गई हैं, जिसमें कि कुल 26 परिभाषाएं दी गई हैं और इसमें एक नई परिभाषा जुड़ी हुई है 2A, जिसमें कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक इसमें शामिल है। ये नई परिभाषा है जो कि 2A में जुड़ी हुई हैं। कुल परिभाषाएं 26 हैं जो धारा 2 में दी गई हैं। इसके बाद धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में बताया गया है। ये CRPC में भी धारा 6 में ही दिया गया था, लेकिन इसमें महानगर मजिस्ट्रेट जो पहले दिया गया था उसे हटा दिया गया है। धारा 8 सेशन न्यायालय, ये CRPC में धारा 9 में दिया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, इसे धारा 9 में दिया गया है, पहले CRPC में धारा 11 में था। धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 10(1) में दिया गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में, और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में धारा 10(2) दिया गया है। पहले धारा 12 में था। इसके बाद धारा 11 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है, जो पहले CRPC की धारा 13 में था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो धारा 14 में दिया गया है, ये पहले धारा 20 में था। और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो कि धारा 15 में दिया गया है, ये पहले धारा 21 में था। धारा 18 में लोक अभियोजक दिया गया है BNSS में, जो कि CRPC में धारा 24 में था। सहायक लोक अभियोजक जो कि धारा 19 BNSS में दिया गया है, जो कि CRPC के धारा 25 में था। और धारा 20 में अभियोजन निदेशालय दिया गया है, जो कि CRPC के धारा 25(क) में दिया गया था। अब हम अध्याय 3 की अगर बात करें तो अध्याय 3 में हाई कोर्ट एवं सेशन न्यायालय को दंड देने की जो शक्ति दी गई है वो धारा 22 में दी गई है और ये CRPC के 28 में दिया गया था, धारा 28 में। और BNS के धारा 23 में मजिस्ट्रेटों को दंड देने की जो शक्ति दी गई है, ये CRPC के धारा 29 में दिया गया था। अब चैप्टर 5 की बात अगर करें तो चैप्टर 5 में जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। ये गिरफ्तारी की जो बात है वो CRPC की धारा 41 में दी गई थी। इसके बाद गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो CRPC के धारा 41(ख) में दी गई थी, इसमें धारा 36 में दी गई है। BNS में धारा 36 में दी गई। धारा 39 BNS में दिया गया है, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी, ये CRPC की धारा 42 में दी गई थी। BNSS की धारा 40 में बताया गया है प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, इसे CRPC की धारा 42 में दिया गया था। मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है, इसे BNSS की धारा 41 में दिया गया है, जबकि CRPC में इसे धारा 44 में दिया गया था। इसके बाद धारा 43 में बताया गया है, BNSS के धारा 43 में बताया गया गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये CRPC की धारा 46 में बताया गया था। इसके साथ ही धारा 48 में बताया गया है गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता,
यानी कि जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उसके नातेदार, उसके मित्र को सूचना दी जाएगी। ये बीएनएसएस की धारा 48 में दिया गया है, जबकि सीआरपीसी की धारा 50A में दिया गया था, 50A में दिया गया था। इसके साथ ही धारा 49 बीएनएसएस गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी, ये सीआरपीसी की धारा 51 में दिया गया था। इसके बाद बीएनएसएस की धारा 52 में बलात् संज्ञेय अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी, इसे सीआरपीसी की धारा 53 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 53 में बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। धारा 52 में बलात् संज्ञेय अपराधी की चिकित्सा की परीक्षा की जाती है और धारा 53 में गिरफ्तार व्यक्ति के चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जाती है, इसे सीआरपीसी की धारा 54 में दिया गया है। बीएनएसएस की धारा 54 में गिरफ्तार व्यक्ति के शिनाख्त की बात की गई है, इसे सीआरपीसी की धारा 54 में दिया गया था। इसके बाद बीएनएसएस की धारा 56 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि सीआरपीसी की धारा 55 में दिया गया था। धारा 58 बीएनएसएस में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है थाने में, इसे सीआरपीसी की धारा 57 में दिया गया था। इसी के साथ ही बीएनएसएस की धारा 61 में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा से निकल भागता है तो उसको पीछा करने और उसको पकड़ लेने की शक्ति है, इसे सीआरपीसी की धारा 60 में दिया गया था। अगले चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर 6 में बताया गया है बीएनएसएस की धारा 63 समन का प्रारूप बताती है, ये सीआरपीसी की धारा 61 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 64 समन के तामील कैसे की जाएगी, इसे सीआरपीसी की धारा 62 में बताया गया था। बीएनएसएस की धारा 71 साक्ष्यों पर समन के तामील की बात करती है, इसे धारा 69 में दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 69 में दिया गया था। सीआरपीसी की धारा बीएनएसएस की धारा 72 में गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप की बात की गई है और अवधि की बात की गई है, इसे सीआरपीसी की धारा 72 में ही दिया गया था। इसके साथ ही धारा 74 बीएनएसएस में वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, इसके बारे में बताया गया, इसे सीआरपीसी की धारा 72 में ही दिया गया था। 79 बीएनएसएस वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, इसे सीआरपीसी की धारा 77 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 84 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की बात की गई है, इसे सीआरपीसी की धारा 82 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 85 में बताया गया है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, इसे सीआरपीसी की धारा 83 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 90 में समन के स्थान पर कब वारंट जारी किया जाएगा, इसे सीआरपीसी की धारा 87 में दिया गया था। अब चैप्टर 7 की अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसमें बीएनएसएस की धारा 94 दस्तावेज या अन्य चीज़ों को पेश करने के लिए समन, इसे सीआरपीसी की धारा 91 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 96 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, इसे सीआरपीसी की धारा 93 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 99 समर्पण संपहरण की घोषणा को उपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन, इसे सीआरपीसी की धारा 96 में दिया गया था। इसके साथ ही बीएनएसएस की धारा 100 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी, इसे सीआरपीसी की धारा 97 में दिया गया था। इसी धारा में धारा 100 बीएनएसएस में बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। बीएनएसएस की धारा 101 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति, इसे सीआरपीसी की धारा 98 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 105 श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेखन करना दिया गया है। इसके साथ ही बीएनएसएस की धारा 108 में मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है, इसे सीआरपीसी की धारा 103 में दिया गया था। इसके बाद अध्याय 8 शुरू होता है और अध्याय 8 की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, बीएनएसएस की धारा 112 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र करना, इसे सीआरपीसी की धारा 105 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 113 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, ये बीएनएसएस की धारा 113 में दिया गया है।
इसी तरीके से बीएनएसएस की धारा 121 समअपहरण के बदले जुर्माना की बात करती है। इसे सीआरपीसी की धारा 105 झ में दिया गया है। अब चैप्टर 9 की बात करें, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उसमें बीएनएसएस की धारा 125 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति, इसे सीआरपीसी की धारा 106 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति, इसे सीआरपीसी की धारा 107 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 127 कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, इसे सीआरपीसी की धारा 108 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों में से सदाचार के लिए प्रतिभूति, इसे सीआरपीसी की धारा 109 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 129 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, सीआरपीसी की धारा 110 में दिया गया था। इसके साथ ही बीएनएसएस की धारा 134 व्यक्ति हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति, इसे सीआरपीसी की धारा 115 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 139 बंध पत्र की अंतर्वस्तुओं के बारे में, इसे सीआरपीसी की धारा 120 में दिया गया था। इस तरह से अध्याय 10 यानी चैप्टर 10 की बात करें तो इसमें भरण पोषण से संबंधित प्रावधान है और ये जरूर पूछे जाते हैं। तो बीएनएसएस की धारा 144 में पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश देने की बात की गई है। सीआरपीसी की धारा 125 में इसे दिया गया था, अब 144 में हो गया है। बीएनएसएस की धारा 145 में इसके बारे में प्रक्रिया बताई गई है भरण पोषण दिलाने से संबंधित, इसे सीआरपीसी की धारा 126 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 146 में भत्ते में परिवर्तन यानी भरण पोषण का जो भत्ता दिया जाएगा उसमें परिवर्तन की बात की गई है, इसे सीआरपीसी की धारा 127 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 147 में 147 में भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन की बात की गई है, इसे सीआरपीसी की धारा 128 में दिया गया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हमने जो बताया है उपयोगी साबित होगा और शेष जो बाकी बचा हुआ है उसे अगले वीडियो में हम डालेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।